लंबी लड़ाई और बड़े अभियान के बाद आखिरकार देश अब नक्सल मुक्त हो गया है। आज नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की डेडलाइन का आखिरी दिन है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया है कि नक्सलियों के दिन अब लग चुके हैं और देश नक्सल मुक्त हो चुका है। अब जो बातचीत करेगा उसका पुनर्वास होगा और जो गोली चलाएगा वो कीमत चुकाएगा। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू, इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। मान्यवर मुख्य हथियारी माओवादी समाप्त हो चुके हैं। आखिर कैसे खून का दरिया बहाने वाली इस डरावनी कहानी का अंत हुआ? कैसे सैकड़ों बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार नक्सलियों के अंत की पटकथा लिखी गई? कैसे बारूद के रास्ते पर शांति की प्रस्तावना लिखी गई? आपको दिखाते हैं एक ऐसी निर्णायक कहानी जिसमें लाल गलियारा शांति के नक्शे में बदल गया। दो 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। ये वो जंगल हैं जहां पेड़ों की हर सरसराहट में कभी खतरे की आहट छिपी होती थी। जहां पत्तों पर गिरती बारिश की बूंदें भी गोलियों की आवाज जैसी लगती थीं। बस्तर, दंतेवाड़ा, लातेहार, मलकानगिरी, औरंगाबाद, गढ़चिरौली, खम्मम, पुरुलिया, देश के नक्शे पर फैले ये घने साए कभी सिर्फ जंगल नहीं थे, ये वो किले थे जहां कानून की पहुंच खत्म हो जाती थी और बंदूक का राज शुरू होता था। आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये कहानी है उस सौगंध की जिसने देश के नक्शे से उस बेरहम लाल साए को मिटाने की ठानी, जो दशकों तक मासूमों के खून से अपनी मौजूदगी लिखता रहा। ये कहानी है उस इरादे की जिसने बारूद से भरी जमीन पर भी विकास के कदम रखने की हिम्मत दिखाई। जहां हर रास्ता मौत की ओर जाता था, वहां जिंदगी का रास्ता बनाया गया। ये कहानी है उन वर्दियों की जिन्होंने जंगलों के अंधेरे को चीरकर हर उस ठिकाने तक पहुंच बनाई जहां से डर का कारोबार चलाया जाता था। ये कहानी है उस रणनीति की जिसने बंदूक का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि विकास, विश्वास और बदलाव से दिया। और ये कहानी है उस अंत की जहां एक खामोश जंग के बाद लाल आतंक की कहानी इतिहास के पन्नों में सिमटती चली गई। बोलूँगा कि रेड कॉरिडोर खत्म होने का डेफिनेटली मेजर ये है कि जो अपने संविधान को या भारतीय डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा चैलेंज 1947 के बाद तैयार हुआ था, वो गवर्नमेंट ने मतलब बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बना के ख़त्म किया, जिसमें सिविलियंस की डेथ हुई नहीं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से।
लेकिन ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा। इन पगडंडियों पर कभी कदम नहीं, डर चलता था। यहाँ सूरज भी डूबने से पहले इजाजत मांगता था और रात सिर्फ अंधेरा ही लेकर नहीं आती थी, बल्कि अपने साथ लाती थी अनजान सन्नाटा और अदृश्य खतरे। ये नक्सलवाद के उस खूनी दौर की बात है जब अखबार के पन्नों में हर सुबह एक नई वारदात दर्ज होती थी। कहीं सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला, तो कहीं बसों, ट्रेनों और सड़कों को बारूद से उड़ाने की खबर। हर हेडलाइन में खौफ था, हर तस्वीर में बिखरा हुआ मलबा और हर कहानी के पीछे छिपा था एक उजड़ा हुआ परिवार। कभी किसी जवान की शहादत, तो कभी किसी मासूम की बेवजह मौत। नक्सलवाद ने न सिर्फ कानून को चुनौती दी, बल्कि इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। गांवों में सन्नाटा पसरा रहता था, लोग बोलने से डरते थे, क्योंकि यहां सच कहना भी मौत को न्योता देने जैसा था। ये वो दौर था जब लाल गलियारा सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि डर, हिंसा और असुरक्षा का दूसरा नाम बन चुका था। उस वक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जीवन रेखा पर नक्सलवाद का शिकंजा था। आए दिन इन राज्यों से नक्सल हिंसा की खबरें आती थीं। ऐसा ही एक दिन था साल 2010 का, जिसे नक्सलवाद के खूनी इतिहास का सबसे डरावना दिन माना जाता है। 6 अप्रैल 2010, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। ये वही तारीख थी जिसने आम जनमानस के मन में नक्सलवाद के खिलाफ पहली बार आक्रोश भरा था। सुबह का वक्त था, सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल के भीतर मौत ने पहले से घात लगाकर जाल बिछा रखा है। सैकड़ों नक्सलियों ने सुनियोजित तरीके से सुरक्षा बलों को चारों तरफ से घेर लिया। ऊंचाई, घने जंगल और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए जवानों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं दिया गया। कुछ ही घंटों में गोलियों और धमाकों के बीच 76 जवान शहीद हो गए। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि वो झटका था जिसने पूरे देश को हिला दिया और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत कर दी। लेकिन बर्बरता और बेरहमी से भरी ये अकेली कहानी नहीं थी। 15 मार्च 2007 छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया और 55 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 15 फरवरी 2008 की रात नक्सलियों ने नयागढ़ में हमला किया। इस हमले में 13 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। 8 अक्टूबर 2009 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लाहिड़ी पुलिस थाने पर नक्सलियों ने हमला, 17 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 15 फरवरी 2010 को नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के सिल्दा में करीब 100 नक्सलियों ने पुलिस कैंप को निशाना बनाया। इस हमले में 24 जवानों की हत्या की गई। 4 अप्रैल 2010 ओडिशा के कोरापुट जिले में नक्सलियों ने पुलिस की एक बस को उड़ा दिया था। इसमें 10 पुलिस वाले शहीद हो गए। 21 जनवरी 2012 झारखंड के गढ़वा जिले एक जंगल में बारूदी सुरंग बिछाकर नक्सलियों ने 13 जवानों की हत्या कर दी। लेकिन मई 2013 को जो कुछ हुआ, उसने देश की सियासत को एक गहरा घाव दिया। 25 मई 2013 झीरम घाटी, छत्तीसगढ़। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लौट रही थी। सड़क पर काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन जंगल के सन्नाटे में एक घातक साजिश पहले से तैयार थी। नक्सलियों ने सुनियोजित तरीके से काफिले को घेर लिया। पहले सड़क को बारूदी धमाकों से उड़ा दिया गया, फिर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई।
इस हमले में राज्य के कई बड़े नेता निशाना बने। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र कर्मा समेत 25 से ज्यादा लोग मारे गए। सलवार जुलूम के जरिए उन्होंने गांव-गांव में नक्सलियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन इस लड़ाई की कीमत भी उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। महेंद्र कर्मा वही नेता थे जिन्होंने सलवा जुडूम जैसे आंदोलन की अगुवाई की, वो भी उस दौर में जब जिला हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर के अंदर भी कोई खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता था। 5 से पहले स्थितियां ऐसी थी कि आप जिला हेडक्वार्टर से आप 1 किलोमीटर अंदर तक आप अपने आप को सेफ नहीं समझते, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, चाहे फोर्सेस भी। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में बीजापुर के अंबेली गांव से शुरू हुआ वो आंदोलन जिसे नक्सलवाद के खिलाफ जन जागरण की कोशिश बताया गया। 2005 के आसपास आदिवासियों को संगठित कर नक्सलियों के खिलाफ खड़ा किया गया। न्यूज़ 18 उसी अंबेली गांव में है जहां से एक जन आंदोलन मुखर हुआ था, जिसकी नींव इसी गांव से रखी गई थी। ये अंबेली गांव है और इसी गांव में पहली बार जनता ने, यहाँ के लोगों ने एक बैठक कर नक्सलियों को खदेड़ने के लिए एक आंदोलन की रूपरेखा तय की थी, जिसे नाम दिया गया था सलवा जुडूम। लेकिन समय के साथ ये अभियान विवादों में घिर गया। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे, गांवों के खाली होने और लोगों के विस्थापन की तस्वीरें सामने आईं। आखिरकार इस मॉडल पर सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे बंद करना पड़ा। यह शहरी नक्सली थे जो दिल्ली और दूसरे महानगरों में रहते थे, उन्होंने इसे सलवा जुडूम के खिलाफ एक तरह से एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि ये जो है गांव वालों को ही आपस में लड़ाने का एक आंदोलन बन गया है और ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और उन्होंने ये तर्क दिया कि सलवा जुडूम के माध्यम से जो गांव वालों को एसपीओ बना के उन्हें जो हथियार थमाया जा रहा है उनके हाथों में, ये गलत है, ये लीगल नहीं है। और इसी बेस पे फिर सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध कर दिया। झीरम घाटी में हुआ वो हमला सिर्फ एक राजनीतिक काफिले पर नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की आवाज पर सीधा प्रहार था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। झीरम घाटी वाली घटना उस वक्त हुई थी जब देश की राजनीति एक बड़े ट्रांजिशन से गुजरने वाली थी। अगले साल यानी 2014 में आम चुनाव थे। यूपीए बनाम एनडीए की जंग थी। चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की सत्ता का नया सिरमौर चुना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसी शपथ के साथ ही देश के नक्शे से नक्सलवाद के खात्मे की एक नई रणनीति पर काम शुरू हुआ। सरकार ने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के डबल इंजन मॉडल पर फोकस किया। एक तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, सीआरपीएफ, कोबरा और स्पेशल फोर्सेस को आधुनिक हथियार और बेहतर इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया गया, तो दूसरी तरफ सड़कों, मोबाइल टावर, बैंकिंग और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से इन इलाकों तक पहुंचाया गया। जिस इलाके में इन बच्चों ने कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा था और नहीं उस इलाके में किताबें मैसर थी, इन बच्चों के 15-16 वर्ष के होते ही नक्सली इन्हें जबरदस्ती नक्सल दलन में भर्ती करा देते और इनके हाथों में हथियार थमा देते। लेकिन आज ये बच्चे इस लाइब्रेरी में बैठ के देश का संविधान पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल शेख है। साहिल, क्या कर रहे हैं? जी, मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। कितना खतरनाक पहले ये इलाका हुआ करता था, नक्सलियों का कितना खौफ था? ये इलाका नक्सलियों से बहुत इफेक्टेड था कुछ सालों पहले, मगर अभी की परिस्थिति वैसी नहीं है। अभी सब ठीक है। यहाँ पर लाइब्रेरी है, हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, एमपीएससी कर रहे हैं, और भी बाकी लड़के हैं। मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है?
यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर थी। मतलब पहले कुछ समय पहले यहाँ पे नक्सल्स का बहुत डर था। यहाँ पे लोग मतलब शाम होते या 7 के बाद में मार्केट और पूरे लोग रोड पे नहीं निकल पाते थे। तो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का ये मॉडल अमल में लाना आसान नहीं था, क्योंकि जिन इलाकों को बदलने का संकल्प लिया गया था वो सिर्फ भौगोलिक चुनौतियों से नहीं बल्कि बंदूक और भय की पकड़ से जकड़े हुए थे। फिर कैसे खत्म हुआ डर का साम्राज्य और कैसे जंगलों में लौटी विकास की रोशनी, इस रिपोर्ट में देखिए। नक्सलवाद को उसके अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था, क्योंकि चुनौतियों की अनगिनत दीवारें देश के सुरक्षा बलों के सामने खड़ी थीं। जंगलों में छिपे वो चेहरे जिनके नाम ही खौफ की पहचान बन चुके थे। माडवी हिडमा, जिसे बस्तर का सबसे खूंखार फील्ड कमांडर माना जाता था, बसवराजू उर्फ नंबाला केशव राव, जो माओवादी संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिक दिमाग था, गणपति, जिसने इस पूरे नेटवर्क की वैचारिक और सैन्य नींव रखी, देवजी उर्फ तिरुपति, जो लगातार घातक हमलों की अगुवाई कर रहा था, मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर, जो पूर्वी इलाकों में आतंक का नेटवर्क संभाल रहा था, भूपति, किशन जी, गणेश उइके और पापा राव जैसे नाम जो अलग अलग जोन में सक्रिय थे। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा लाल जाल बुन दिया था जिसे तोड़ना किसी जंग से कम नहीं था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसी चुनौती को अपना मिशन बना लिया। बस्तर में नक्सलियों को सरेंडर होने के लिए जवानों ने मजबूर कर दिया और लगातार सर्चिंग ऑपरेशंस और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं बस्तर से नक्सलवाद को मुक्त करने की दिशा सफल हो गई। इस दौरान सरकार ने यह माना कि नक्सलवाद का यह रूप देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा। अब दहशत की इन दीवारों को गिराने के लिए जरूरी था कि बारूद नींव में भरा जाए। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बड़े स्तर पर रणनीति बनाई। यहीं से शुरू हुए बड़े ऑपरेशंस 2015 के बाद राष्ट्रीय नीति के तहत सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को साथ लेकर अभियान तेज किए गए। ये माओवादियों की जो समांतर सत्ता थी वो अब खत्म होने की वजह से विकास के यहाँ पर संभावनाएं दिख रही है। जवान देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन अब पूरा तैयार हो चुका है और यहाँ अभी भी जवान किस तरह टेंट में रह रहे हैं, लेकिन जवान जो है मुस्तैद पूरे तरह से डटे हुए। कंपनी 10 के माओवादियों का इस इलाके में पूरा अस्तित्व था, वो अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर है। कुछ ही माओवादी जो गिने चुने थे, लेकिन अब ये पूरा इलाका माओवाद मुक्त हो चुका है। 2017 में समाधान डॉक्ट्रिन लागू हुई, जिसने इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और आक्रामक रणनीति को एक फ्रेम में जोड़ा। ऑपरेशन प्रहार और समाधान प्रहार के जरिए बस्तर, झारखंड और ओडिशा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने गहरे तक घुसकर नक्सलियों के ठिकाने तबाह किए। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए, सप्लाई चेन और फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा गया और 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे सबसे बड़े अभियान में हजारों जवानों ने एक साथ मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों के गढ़ को सीधा निशाना बनाया, जिससे लाल नेटवर्क की जड़ें हिलने लगी। अभी तक जो नक्सली कमांडर आम लोगों और सुरक्षा बल के मौत की वजह बन रहे थे, अब उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ रहा था। नक्सलवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने एक एक कर उन बड़े चेहरों को खत्म किया जो सालों से इस लाल नेटवर्क की रीढ़ बने हुए थे। 2014 के बाद
नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी रही। टॉप लीडरशिप का सफाया। मई 2025 में बसव राजू उर्फ नंबाला केशव राव मारा गया, जिस पर अलग अलग एजेंसियों का मिलाकर करोड़ों का इनाम था। मुठभेड़ में जो है एक बड़ा नक्सली लीडर बसवा राजू वो भी मारा गया है, जिसको नक्सलवाद का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। नवंबर 2025 में माड़वी हिडमा, जिस पर करीब 1 से 1.5 करोड़ तक का इनाम था, ढेर कर दिया गया। दिसंबर 2025 में गणेश उइके, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, मारा गया। इसके अलावा मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज, सहदेव सोरेन और पतराम मांझी उर्फ अनल जैसे सेंट्रल कमेटी के सदस्यों पर भी करीब 1 करोड़ का इनाम था। वहीं राजू दादा, कोसा दादा और गौतम उर्फ सुधाकर जैसे कमांडरों पर 30 से 40 लाख तक के इनाम थे। इन बड़े चेहरों के खत्म होने से नक्सलियों का नेटवर्क बिखर गया और उनकी ताकत तेजी से कमजोर पड़ गई। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की आक्रामक और सुलझी हुई रणनीति का असर अब साफ दिखाई देता है। ये गढ़चिरौली का शौर्य स्थल है और शौर्य स्थल पर लगी हुई ये तस्वीरें उन जवानों की है जिन्होंने लाल आतंक से लड़ते लड़ते अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। अकेली गढ़चिरौली जिले में ही 214 जवानों ने लाल आतंक से लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है। गढ़चिरौली के अलावा बस्तर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही राज्य सरकारों के हजारों जवान लाल आतंक नक्सलवाद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। साल 2010 में जहां हिंसा की घटनाएं अपने चरम पर थीं और कुल 1936 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 234 रह गया, यानी करीब 88% की भारी गिरावट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस बदलते भारत की तस्वीर है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब विकास की आवाज सुनाई दे रही है। सुकमा के बदले हुए रूप की बानगी है ये मंदिर, जिसे 21 साल बाद खोला गया है। 2003 में दुर्दांत नकलियों की वजह से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी। श्री राम मंदिर है, जो कई सालों तक यहाँ पर माओवादियों ने मंदिर में पूजा नहीं होने दी, मंदिर के दरवाजे बंद रखे। लेकिन पिछले 2 साल पहले जो है सीआरपीएफ कैंप यहाँ पर आया, जिसके बाद जो है मंदिर को आज़ाद किया गया, यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दी गई। और आज जो है सुरक्षा बलों के प्रयास से आज केलापैंदा गांव जो है पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। पंचायत योजना है आत्मसमर्पित पॉलिसी के अनुसार, उसके अंतर्गत नक्सल सदस्य मुक्त घोषित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो 9 नक्सली केरलापेंदा गांव में उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद शासन की जो 1 करोड़ की राशि, जो प्रोत्साहन पूर्वक राशि है, उस गांव को आवंटित होगी और केरलापेंदा गांव में जो विकास का रास्ता है वो खुल जाएगा। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने बंद पड़े इस मंदिर को खुलवाया है। फोर्स ने कहीं कसर नहीं छोड़ी है किसी भी तरीके से, चाहे सिविल एक्शन प्रोग्राम हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी देना हो, चाहे लंबे ऑपरेशन करना हो। ये कंटिन्यूस प्रयास रहा है पिछले 1 साल से। उस 1 साल का प्रयास का जो आप फल देख रहे हैं आज, वो ये फल है कि आज ज़्यादातर लोग जो है वो मूल धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। सुकमा जिले की ये तस्वीर बदली है और ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि सालों की लगातार कोशिशों का नतीजा है। जहां कभी हर रास्ता डर से घिरा होता था, वहीं अब सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और बाजारों में रौनक लौट रही है। जो भी ऐसे क्षेत्र थे जो जहाँ पे नक्सलवाद काफ़ी सक्रिय था, उन पर सभी जगह पर कैंप सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित किए गए, नए थाना भी स्थापित किए गए हैं और लगातार सिविक एक्शन के रूप में हुआ या सरकार की जो नियत निलानर योजना है उसके मार्फत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रोड, पुल पुलिया, नेटवर्क, इनके माध्यम से उन सारे क्षेत्रों को एक विकास के सारे योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। निवासी जिला बीजापुर अपने हथियार त्याग कर सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने लोगों के भीतर भरोसा जगाया है और सरकार की योजनाओं ने जिंदगी को आसान बनाया है। बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और बैंकिंग जैसी सुविधाएं अब इन इलाकों तक पहुंच रही हैं, जो गांव कभी नक्शे पर सिर्फ नाम थे, अब विकास की कहानी लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट की ये तस्वीर देखिए।
जहां करोड़ों के इनामी नक्सली मुख्य धारा में लौट चुके हैं। हथियार थामने वाले हाथ अब सिलाई मशीन चला रहे हैं। कभी इनके हाथों में AK-47 इंसास जैसे राइफल दिखाई दे रहे थे, आज उनके हाथों में आप देखेंगे यहाँ मेरे पीछे कि सिर्फ सिलाई मशीन दिखाई दे रहे हैं और पैरों से चला रहे हैं, हाथ में सिर्फ सिलाई कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से ये सिलाई कढ़ाई सीख रहे हैं और इनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दूं कि यहाँ जो नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण जो किए हुए हैं, लगभग इन सभी नक्सलियों के ऊपर लगभग 7 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। लोग अब बंदूक नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। यानी जो इलाका कभी लाल आतंक का गढ़ था, वो अब नए भारत की तस्वीर बनता जा रहा है। और इस तस्वीर के पीछे है वो सौगंध जिसे पूरा करने के लिए देश के सुरक्षा बल ने सुकमा ही नहीं, अलग अलग मोर्चों की चुनौतियों का सामना किया है। सिर्फ खूंखार कमांडरों का खात्मा ही इस जंग का आखिरी मकसद नहीं था। चुनौती इससे कहीं बड़ी थी। नक्सलियों के कुनबे का भरोसा जीतना, उन इलाकों में उम्मीद लौटाना जहां सालों से डर और बंदूक का राज था। सरकार ने रणनीति बदली, सिर्फ गोली नहीं बल्कि विकास और विश्वास को हथियार बनाया। आज इस जगह पर लोकतंत्र के रक्षकों का ऑपरेशन बेस है, लेकिन कभी उस जगह पर लोकतंत्र के भक्षकों का कैंप हुआ करता था। इसी तरीके से नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर इस अबूजुमार के जंगल में अपने स्थायी कैंप बनाते थे। इस बीना गुंडा कैंप से चारों तरफ जहां तक हमारी नजर जा रही है, वहां तक हजारों किलोमीटर में फैला हुआ अबूजुमार का जंगल है। जंगल, जुल्म और जराइम, हथियारों की ताकत ने दशकों तक आदिवासियों की जिंदगी को नर्क बनाए रखा। जहां विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए थी, वहां बारूद का साया पसर गया। स्कूलों की जगह बंदूकें थीं, सपनों की जगह डर था। मासूमों को ढाल बनाकर नक्सलियों ने अपने ही लोगों को कैद कर लिया था। न सड़क, न अस्पताल, न रोजगार, बस एक ऐसा चक्र जिसमें हर पीढ़ी डर के साथ बड़ी होती थी। लेकिन वक्त बदला, रणनीति बदली और अब वही जंगल जहां कभी खामोशी में खौफ छिपा होता था, वहां उम्मीद की हलचल सुनाई देने लगी। स्वतंत्र भारत में अगर सबसे बड़ा आदिवासियों का नरसंहार कहाँ होगा तो इन क्षेत्रों में हुआ है और वो माओवादियों ने किया है। 6000 के करीब सिविलियंस मारे उन्होंने और 3000 के ऊपर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, उसमें भी बहुत ज़्यादा आदिवासी थे। तो मुझे लगता है कि जो आदिवासी संस्कृति के लिए, आदिवासियों के लिए माओवाद बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। इस क्योंकि झारखंड देखे, उड़ीसा का बॉर्डर है, देखे छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। 2004 से 30 नवंबर 2025 तक नक्सल हिंसा ने देश के अलग अलग हिस्सों में 8,956 लोगों की जान ले ली। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि हजारों उजड़े परिवारों की कहानी है। सबसे दर्दनाक सच ये है कि मरने वालों में बड़ी संख्या आदिवासियों की रही, जिन्हें अक्सर पुलिस मुखबिर करार देकर निशाना बनाया गया। पहले बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी जिनकी रक्षा का दावा किया गया, उन्हीं को सबसे ज्यादा कुचला गया। ये नक्सल हिंसा का वो चेहरा है जो सबसे ज्यादा खौफनाक और अमानवीय है। आंकड़े बताते हैं कि नक्सलियों के हमले 2009 से मार्च 2014 तक लगातार जारी रहे। पूरे देश में इन हमलों में 3,400 से ज्यादा लोग मारे गए, यानी हर एक साल 680 लोगों की मौत। ये वही वक्त था जब ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत हुई। 2009 से 10 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में सीधी एंट्री की रणनीति अपनाई। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ, कोबरा और राज्य पुलिस की तैनाती की गई। दंतेवाड़ा से गढ़चिरौली तक नक्सलियों के ठिकानों पर लगातार ऑपरेशन चलाए गए। हालांकि तत्कालीन सरकार ने आधिकारिक तौर पर ग्रीन हंट नाम से इनकार किया, लेकिन जमीनी हकीकत यही थी कि यह सबसे बड़ा एंटी नक्सल अभियान बन चुका था।
इस दौरान बातचीत की कोशिशें भी हुई, लेकिन नक्सलियों ने हिंसा नहीं रोकी, हमले जारी रहे और ये साफ हो गया कि इस जंग में सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि एक लंबी और सख्त रणनीति की जरूरत है। यही नहीं, जब ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा था तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने इस ऑपरेशन का विरोध जताया। सीपीआई एमएल जैसे राजनीतिक दल थे, उनका कहना था कि यह एक सैन्य अभियान है नक्सल विचारधारा के खिलाफ और इसका मकसद नक्सलियों का खात्मा नहीं था बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना था और जो ह्यूमन राइट थे उसका उल्लंघन करना था। उन्होंने इसे वॉर ऑन टेरर मॉडल से जोड़ते हुए सवाल उठाए। हालांकि सरकार ने इसे नक्सल हिंसा के खिलाफ जरूरी कदम बताया और कार्रवाई जारी रखी, लेकिन नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील उस वक्त लगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसी रणनीति पर नए सिरे से काम किया। 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा। 2000 के दशक के अंत और 2010 से 2014 के चरम दौर में नक्सलवाद का दायरा इतना फैल चुका था कि रेड कॉरिडोर को पशुपति से तिरुपति तक कहा जाने लगा, यानी नेपाल की दक्षिणी सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला एक लंबा हिंसक गलियारा। इस रेड कॉरिडोर में करीब 10 से 11 राज्य शामिल थे और 126 से लेकर 182 जिलों तक इसका प्रभाव था। ये वो इलाका था जहां कानून से ज्यादा बंदूक का डर चलता था, जहां विकास की रफ्तार थम चुकी थी। लेकिन यही वो समय भी था जब इस चुनौती को खत्म करने के लिए देश ने निर्णायक लड़ाई की शुरुआत की। नक्सलवाद के खिलाफ सटीक रणनीति का असर ये हुआ कि दुर्दांत नक्सली न सिर्फ लगातार एनकाउंटर में मारे गए, बल्कि सुरक्षा बल के एक्शन के दबाव ने नक्सलियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इस असर को आंकड़ों से समझिए। आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 2014 के बीच जहां 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं, वहीं 2014 से 2024 के बीच ये घटकर 7,744 रह गईं, यानी करीब 53% की कमी। सुरक्षा बलों के शहीद होने के मामलों में भी भारी गिरावट आई। 1851 से घटकर सिर्फ 509 यानी 73% कम। वहीं आम नागरिकों की मौत के आंकड़े भी 4,766 से घटकर 1,495 रह गए, यानी करीब 70% की कमी। ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। 2010 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 196 तक पहुंच गई थी, लेकिन अक्टूबर 2025 तक आते आते महज 11 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए, जिनमें से सिर्फ 3 को सबसे ज्यादा प्रभावित श्रेणी में रखा गया है। 2010 में 465 पुलिस स्टेशन नक्सली हिंसा की चपेट में थे, जबकि 2025 में ये संख्या घटकर सिर्फ 119 रह गई है। ये बदलाव बताता है कि जमीन पर हालात किस तरह बदल रहे हैं। और इसी बदलती तस्वीर के बीच एक और बड़ा मोड़ आया जब खौफ का एक बड़ा नाम पापा राव ने बंदूक छोड़ने का फैसला किया। पापा राव, जिसका नाम कभी नक्सल नेटवर्क में रणनीति और हमलों के लिए जाना जाता था, जिस पर कई बड़े ऑपरेशनों में शामिल होने के आरोप थे, वो सालों तक सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में रहा। लेकिन लगातार बढ़ते दबाव, घटते नेटवर्क और बदलते हालात ने उसे भी झुकने पर मजबूर कर दिया। दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का डीकेएसएफसी मेंबर तथा साउथ सब जोन ब्यूरो के इंचार्ज पापाराव और उनके साथ 3 डीवीसीएम है, प्रकाश माडवी है, अनिल ताती है और विलास ओयाम और अन्य कुल 18 माओवादी कैडर, जिसमें 7 महिला माओवादी कैडर भी है।
कहा जाता है कि जब जंगल में घेरा सिमटने लगता है तो रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं, और पापा राव का सरेंडर उसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। सुरक्षा बलों ने ही सर्वोच्च बलिदान दिया है, इसलिए उसको तो हम सबसे ऊपर रखते ही हैं। इसके साथ साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति और संकल्प और एक निष्ठ एक दिशा और एक संकल्प को पूरा करने के लिए जो रिजॉल्व चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए, वो इस अभियान की सफलता की कुछ। लाल सलाम के नाम पर फैला ये लाल आतंक अब अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच चुका है। जिन जंगलों में कभी बंदूक की गूंज ही कानून थी, वहां अब विकास की आवाज सुनाई दे रही है। जहां डर की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, वहां अब उम्मीद की कहानी लिखी जा रही है। ये जीत सिर्फ सुरक्षा बलों की नहीं, बल्कि उन हजारों आदिवासियों की भी है जिन्होंने खौफ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। नक्सलवाद का वो साम्राज्य जो पशुपति से तिरुपति तक फैलने का दावा करता था, आखिरी सांसें ले रहा है। और यही सच्चाई है कि बंदूक से निकली हर लड़ाई आखिरकार शांति के आगे हारती है। लाल आतंक का द एंड हो चुका है और जंगल में दहशत की कहानियां इतिहास बन चुकी हैं।